तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब आपका टावर सेम ग्राउंड लेवल पे हो, यानी टावर की हाइट सेम हो, यानी और सेम सपोर्ट लेवल हमने निकाला था, सेट की वैल्यू WL² अपॉन 80 के बराबर आ गई थी। फिर हमने देखा था कि अगर हिली एरिया की हम बात कर रहे थे तो वहां पे हमने देखा था कि अब क्या हो रहा है, आपका जो ग्राउंड सरफेस है वो प्लेन सरफेस नहीं है, वो एक इंक्लाइन सरफेस है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे आपको जो मिनिमम पॉइंट मिलेगा एकदम मिड में नहीं मिलेगा, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मिलेगा। तो x1 x2 डिस्टेंस लेके हमने कवर किया और हमने x1 और x2 की वैल्यू निकाली। अब हम आगे की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हमने x1 x2 की वैल्यू निकाली है, ठीक, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना कि मेरा जो x1 आया है वो क्या आया है, L/2 माइनस TH/WL। अच्छा, यहाँ तक क्लियर था? किसी को कुछ पूछना है इसमें? हेलो, किसी कुछ पूछना है इसमें? श्रुति, मौर्य? नो सर। ठीक है। देखो क्या चीज होती है, कभी कभी क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं कि आपको लगता है कि अरे ये क्या हो गया। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू जो आ रही है L/2 माइनस TH/W है। देखो यहाँ पे x1 के तीन कंडीशंस आएंगे फॉर x1। क्लियर? अगर हम यहाँ पे देखें तो x1 की वैल्यू L/2 माइनस TH/WL आ रहा है। हमने जो पूरा आपका डेरिवेशन किया है यहाँ पे x1 को पॉजिटिव लेके किया है, क्योंकि x1 प्लस x2 की वैल्यू L के बराबर हमने लिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे बात करें x1 ग्रेटर देन 0, उस कंडीशन में क्या होगा, L/2 माइनस TH/WL की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। यानी क्या हो जाएगा, L/2 मस्ट बी ग्रेटर देन TH/W/L। यानी अगर L/2 की वैल्यू TH/WL से ज्यादा है तो उस कंडीशन में आपका जो x1 है वो पॉजिटिव आना है। पॉजिटिव आने का मतलब ये होता है कि कंडीशन 1, पॉजिटिव आने का मतलब ये होता है कि x1 पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये है कि जो आपका फिजिकल स्पैन है, जो एक्चुअल स्पैन है, उसी के बीच में कहीं मिड पॉइंट आएगा। यानी अगर टावर आपका डिफरेंट हाइट का है, यानी ये आपका दो टावर हो गया, मान लो दो टावर मैंने ग्राउंड लेवल प्लेन ही ले लिया, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब हिली एरिया में ही हो। मैंने ये ले लिया कि दोनों टावर का सपोर्ट लेवल क्या है, डिफरेंट सपोर्ट लेवल है। प्लेन सरफेस भी है लेकिन सपोर्ट लेवल क्या है, डिफरेंस है। तो इस कंडीशन में आपका जो स्पैन आ रहा है वो एक्चुअल स्पैन, यानी जो स्पैन लेंथ आ रहा है वो क्या है, एक्चुअल स्पैन है। ठीक है। और जो मिड पॉइंट ओ है वो क्या हो रहा है, एक्चुअल स्पैन के बीच में आ रहा है। यानी एक्चुअल स्पैन आपका एल हो गया और मिड पॉइंट क्या आ रहा है, एक्चुअल स्पैन के बीच में आ रहा है। क्लियर? तो कंडीशन 1 में क्या होगा, आपका मिनिमम पॉइंट होगा या मिनिमम पॉइंट होगा, मिनिमम पॉइंट ओ लाइज इन बिटवीन एक्चुअल स्पैन। क्लियर? ठीक है। सेकंड केस देखें, कंडीशन 2। कंडीशन 2 की बात करें अगर हम, ऐसा भी हो सकता है कि x1 इज लेस देन 0। x1 लेस देन 0 होने का मतलब क्या हो गया कि माइनस TH/WL की वैल्यू लेस देन 0। इस केस में क्या हो जाएगा, L/2 की वैल्यू लेस देन TH/WL के बराबर होगी। ठीक है। यानी अगर L/2 की वैल्यू TH/WL से कम हो गई, यानी x1 निगेटिव आ गया। x1 निगेटिव आने का मतलब ये हो गया कि आपका जो मिनिमम पॉइंट है, क्लियर, यानी पॉइंट ऑफ मिनिमम, आप कई लैंग्वेज में इसको हम बोल सकते हैं मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस। क्लियर? ग्राउंड से जो क्लियरेंस है वो आपका मिनिमम पॉइंट ही तो है। क्लियर? ठीक है। लाइट आउटसाइड द एक्चुअल स्पैन लेंथ। अभी देखेंगे कैसे।
अभी हम मतलब इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो आपको और इजीली समझ में आएगा। लाइज आउटसाइड द एक्चुअल स्पैन, यानी एक्चुअल स्पैन के आउटसाइड में ये लाई करेगा। क्लियर? जैसे यहाँ पे फिजिकली पॉइंट ओ यहाँ पे लाई कर जा रहा था, वहां पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो सिमिलरली इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही काम कर रहा हूं मैंने दो डिफरेंट सपोर्ट लेवल ले लिए। ये दो सपोर्ट ले लिया मैंने। ठीक है, ये मेरा सपोर्ट है। ठीक, और ये मेरा स्पैन लेंथ मिल रहा है। ठीक है ना, ये मेरा क्या हो रहा है, ये मेरा स्पैन लेंथ मिल रहा है। ठीक है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सिमिलरली यहाँ भी पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम पॉइंट है, यहाँ पे ये नहीं मिल रहा है, जबकि ये क्या हो रहा है, अगर ये कर्व को हम आगे पीछे की तरफ बढ़ाते जाएं तो यहाँ पे हमें मिनिमम पॉइंट ओ मिल रहा है, जो मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस को शो कर रहा है। ये मुझे मिनिमम पॉइंट मिल रहा है। मुझे ए और बी के बीच में मिनिमम पॉइंट नहीं मिल रहा है, मुझे कहाँ मिल रहा है, यहाँ आउटसाइड द स्पैन लेंथ हमें ये मिनिमम पॉइंट मिल रहा है। यानी हमें अगर निकालना होगा तो ए के लिए आपका जो डिस्टेंस होगा वो x1 होगा पॉइंट ओ से, और पॉइंट बी के लिए जो डिस्टेंस होगा वो x2 होगा। क्लियर? तो तुम यहाँ खुद देख सकते हो, ये जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी, x2 में से हम x1 को माइनस करेंगे तभी तो ये लेंथ मिलेगी हमें। यानी यहाँ पे स्पैन लेंथ क्या आ रही है, अगर मैं बात करूं स्पैन लेंथ की, तो स्पैन लेंथ कितना आ रहा है यहाँ पे, x2 माइनस x1 की वैल्यू l के बराबर होगी। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका x1 है और ये आपका x2 है। तो स्पैन लेंथ क्या हो रहा है, l इक्वल टू, जब आपका x1 पॉजिटिव है उस केस में क्या हो रहा है, x1 प्लस x2 के बराबर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 x2 इक्वल टू l। यानी जो चीज यहाँ पे प्लस x1 था वो क्या हो गया, माइनस x1 हो गया। और ये हमारा पॉजिटिव रेफरेंस था। जब ये हमारा पॉजिटिव रेफरेंस था तो जो चीज माइनस में चली गई उसको क्या हो गया, निगेटिव ही तो हो गया। यानी x1 की वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव हो गई। और ये तभी पॉसिबल है, ये चीज तभी पॉसिबल है जब आपका पॉइंट ओ, यानी जो मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस पॉइंट है, या पॉइंट ओ जिसको आप लिख सकते हैं, वो कहाँ, आउटसाइड द एक्चुअल स्पैन लेंथ। यानी ये जो कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर के एक्चुअल स्पैन लेंथ से आउटसाइड वो मिनिमम पॉइंट लाई करे। क्लियर? तो ये भी चीज पॉसिबल है। क्लियर? तो न्यूमेरिकल किसी भी तरीके से सेट हो सकता है, न्यूमेरिकल पहले वाले तरीके से भी सेट हो सकता है, दूसरे तरीके से भी हो सकता है। अब हम कंडीशन 3 देख लें। कंडीशन 3 में क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू 0 के बराबर है, यानी क्या हो जाएगा, l/2 माइनस th अपॉन WL की वैल्यू 0 हो जाए, l/2 की वैल्यू क्या हो जाए, th/WL हो जाए। और ये कब पॉसिबल है, जब पॉइंट ए ही आपका क्या हो जाए, मिनिमम पॉइंट हो जाए, तभी तो पॉसिबल है। जब आपका पॉइंट ए ही आपका मिनिमम पॉइंट हो जाए। अगर हम यहाँ पे बात करें डिफरेंट हाइट के सपोर्ट लेवल की, तो ये जो आपका पॉइंट ए है, पॉइंट ए बी, पॉइंट ए इज इक्वल टू ओ। क्लियर? क्योंकि x1 की वैल्यू तभी तो 0 होगी जब ओ और ए पॉइंट एक पॉइंट पे ही लाइज कर दे। क्लियर? ये भी चीज पॉसिबल हो सकती है, तो हमें ये चीज ध्यान रखना है, उस हिसाब से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो कई लोग सोचते हैं कि x1 कैसे निगेटिव आ गया। x1 निगेटिव आने के पीछे बस यही रीजन है कि आपका जो मिनिमम पॉइंट है, यानी मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस पॉइंट, वो लाइज करेगा आउटसाइड द एक्चुअल स्पैन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। ठीक है? ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, x1 इक्वल टू 0 आया, मतलब मिनिमम पॉइंट लाइज एट पॉइंट ए। ठीक है, यानी जो आपका एक टावर है उसी टावर के टिप पोजीशन पे वो पॉइंट लाई कर जाएगा। क्लियर? मिनिमम पॉइंट का मतलब हो गया पॉइंट ओ। मैथमेटिकली समझने में थोड़ा आसानी होता है, ओ ए बी अगर हम समझेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है। क्लियर? ठीक है, तो ये सारे कंडीशन है जब आपका डिफरेंट सपोर्ट लेवल होता है, उस कंडीशन में सैग निकालने। ठीक है, तो हमें बेसिकली 2-4 फॉर्मूले ही याद रखने हैं। क्लियर? पहला फॉर्मूला हमारा क्या है, सैग निकालने का, सेम सपोर्ट लेवल पे होता है तो WL²/80। क्लियर? अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो क्या क्या फॉर्मूला यूज होगा,
इस पर अगर हम फोकस करें तो फर्स्ट फॉर्मूला सेम सपोर्ट लेवल के लिए, मेरा क्या आ गया था, सैग डी इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8t, पहला फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला मेरा क्या आया था, लेंथ ऑफ द लाइन जो आया था वो क्या आया था, एल प्लस, ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या निकल के आया था, जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हमारी निकल के आई थी वो क्या, एल प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यू अपॉन 24t स्क्वायर। क्लियर, डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यू अपॉन 24t स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये मेरा निकल के आया था। फिर डिफरेंट सपोर्ट लेवल के लिए, सिंपली हमें x1 और x2 की वैल्यू निकालनी होती है। तो x1 की वैल्यू हमारी निकल के आई थी L/2 माइनस TH अपॉन WL, और x2 की वैल्यू निकल के आई थी मेरी L/2 प्लस TH अपॉन WL। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मतलब x1 अगर निगेटिव आ गया तो कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, कुछ रखा नहीं होता है क्वेश्चन में। सिंपल सा सीधे सीधे फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चन होता है, आप सीधे सीधे क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, कुछ आपको अलग से इनपुट देने की जरूरत नहीं। क्लियर, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ आइस लोडिंग एंड विंड लोडिंग। ये जो हमने वैल्यूज कैलकुलेट की हैं, ये केवल और केवल किस केस में, ये केवल और केवल नॉर्मल कंडीशन में। अगर मान लो स्नोफॉल हो रहा है, उसकी वजह से आइस की कोटिंग हो जाती है कंडक्टर पे, तो ऑब्वियस सी बात है कंडक्टर का वेट, अब कंडक्टर का वेट किस हिसाब से चेंज होगा। क्लियर, और टोटल जो आपका डायरेक्शन आएगा फोर्स का ड्यू टू द वेट, वो क्या होगा, इसी को समझना हमें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इफेक्ट ऑफ आइस से। क्लियर, उसके बाद हम दोनों इफेक्ट पढ़ने के बाद ओवरऑल कंक्लूजन पे आएंगे। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ आइस। अगर मैं इफेक्ट ऑफ आइस की बात करूं तो मान लो मैंने एक कंडक्टर लिया, हम सब कुछ क्या करते हैं पर यूनिट लेंथ में करते हैं। ये मैंने कंडक्टर ले लिया मान, जिसका डायमीटर क्या है, डी के बराबर। क्लियर, इसके ऊपर आइस की कोटिंग हो गई। ये मैंने एज्यूम कर लिया कि इसके ऊपर एक टी विड्थ की आइस की कोटिंग हो गई। ये मेरी आइस की कोटिंग हो गई है, जिसकी विड्थ क्या है, ये जो विड्थ है वो टी के बराबर है। क्लियर, यहाँ पे बस ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको पता है कि कंडक्टर का डाया क्या है, वो है आपका, मान लिया मैंने यहाँ पे कैपिटल डी मान लिया। ठीक है, और जो थिकनेस ऑफ आइस कोटिंग है वो मेरी है स्मॉल टी। कंडक्टर का डाया मुझे पता है डायमीटर, क्लियर, वो है कैपिटल डी, चाहे आप स्मॉल डी भी मान सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, चलो स्मॉल डी ही मान लेता हूं मैं। डायमीटर ऑफ कंडक्टर जो है, डायमीटर ऑफ कंडक्टर वो है आपका स्मॉल डी। थिकनेस ऑफ आइस कोटिंग अराउंड द कंडक्टर जो है वो यूनिफॉर्म हम मान के चल रहे हैं, और उसकी वैल्यू है आपकी स्मॉल टी के बराबर। क्लियर, ठीक है, तो ओवरऑल डायमीटर कितना हो जाएगा, एनीवन, ओवरऑल डायमीटर कितना हो जाएगा, 2t ओवरऑल, D+2T। D+2t, वेरी गुड। देखो ओवरऑल डायमीटर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, थिकनेस अराउंड द पेरिफेरी पूरे पे से थिकनेस है, तो ये अगर टी थिकनेस है तो ये भी टी थिकनेस होगा। तो ओवरऑल डायमीटर ऑफ द कंडक्टर विद आइस कोटिंग क्या हो जाएगा, ये D+T+T। क्लियर, यानी D+2T के बराबर। क्लियर है चीज, ठीक है। तो अगर मैं एरिया ऑफ मतलब पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करूं, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ आइस कोटिंग की बात करूं, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ आइस क्या आएगा,
क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ आइस, अगर मैं निकालूं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ आइस, मुझे निकाल के बताओ तो क्या आएगा। मान लो इसको मैंने ए आई ले लिया, ए आई की वैल्यू क्या आएगी, कौन बताएगा। बस मुझे आइस का बताना है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा। कोई बताओ कैसे निकालेंगे। सक्षम, सिराज अंसारी, सिराज अंसारी सर कैसे निकालेंगे। सर थोड़ा तबीयत खराब है सर तबीयत खराब है सर, कल क्लास नहीं ले पाया सर। अच्छा, मौर्य जी कैसे करेंगे इसको। यश चंद्र मौर्य, मुझे केवल ये एरिया निकालना है, आइस का जो एरिया है वो निकालना है, तो कैसे करेंगे इसको। शिवांगी, शिवांगी दुबे, सुशील यादव, सुशील सर पाई आउटर जो सर्कल स्क्वायर माइनस इनर वाले का स्क्वायर d/2 का स्क्वायर। पहले हम ओवरऑल जो मेरा सिस्टम बन गया ओवरऑल डायमीटर को लेके उसका एरिया निकाल लें, फिर उसमें में हम कंडक्टर के एरिया को माइनस कर दें। यानी एक तरह से हमें क्या करना है, पाई जो आर एक्सटर्नल स्क्वायर, आपका जो भी आर एक्सटर्नल स्क्वायर आ रहा है, माइनस पाई जो कंडक्टर का एरिया है उसको हम माइनस कर दें तो मुझे आइस कोटिंग का एरिया मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं सारा कुछ डायमीटर के टर्म में निकाल रहा हूँ तो पाई तो कॉमन हो गया मेरा, क्लियर। पाई कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, आर एक्सटर्नल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो मैं क्या पुट कर सकता हूँ यहाँ पे एक आर एक्सटर्नल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो ओवरऑल डायमीटर है उसमें मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे आर एक्सटर्नल मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, d+2t/2 का होल स्क्वायर माइनस d/2, जो कंडक्टर का रेडियस है वो तो d/डायमीटर/2 हो ही जाएगा, d/2 का स्क्वायर। तो ए आई की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, ए आई की वैल्यू मुझे मिल जाएगी π/4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में आ गया d+2t का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, ए प्लस बी, π/4 ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी d+2t प्लस d इंटू ए माइनस बी, यानी d+2t माइनस डी। क्लियर, डी से डी कैंसिल आउट हो गया, ये क्या निकल के आएगा आपका π/4 इंटू 2 टाइम्स ऑफ d प्लस टी इंटू टाइम्स ऑफ टी, 2 से एंड 4 कैंसिल आउट, ये आपका आ गया पाई टी इंटू डी प्लस, यानी जो आइस कोटिंग है उसका आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल गया, उसकी वैल्यू क्या आ गई, पाई टी इंटू डी प्लस टी के बराबर, यानी आइस कोटिंग का एरिया आपको मिल गया। क्लियर, तो आपको क्या निकालना है, वेट पर यूनिट लेंथ ही तो निकालना है, ठीक है। तो ड्यू टू द आइस जो आपका वेट पर यूनिट लेंथ आएगा वो हमें कैलकुलेट करना। तो कभी भी ध्यान रखना कि हमें क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ आइस पता होता है, क्लियर, डेंसिटी ऑफ आइस आपको गिवन होगा क्वेश्चन में कभी भी, इसको मान लिया मैंने रो इंटू आई है, क्लियर, ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है वेट ऑफ आइस। वेट ऑफ आइस अगर निकालना है, यहाँ पे वेट ऑफ आइस से मतलब यही है ना कि पहले हम मास कैलकुलेट कर लेंगे और मास में केवल हम ग्रेविटेशनल फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वेट मिल ही जाना है। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, एक तरह से मास को कैलकुलेट करना है, मास की जो वैल्यू आ जाएगी वही क्या जाएगा, आपका वेट ऑफ आइस हो जाएगा इन किलोग्राम। अगर इसी को आपको न्यूटन में चेंज करना है तो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड यानी जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू जी। तो वेट आपका पर यूनिट लेंथ है तो ऑब्वियस सी बात है मास भी क्या होगा, पर यूनिट लेंथ ही होगा,
क्लियर। तो आपने क्या करना है, बस आपको मास निकाल देना है पर यूनिट लेंथ। अगर आपने मास पर यूनिट लेंथ निकाल दिया तो सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व है। तो वेट ऑफ आइस निकालने का मतलब है कि आप मास ऑफ आइस निकालना है। तो आपको अगर डेंसिटी ऑफ आइस पता है, डेंसिटी ऑफ आइस आपको अगर पता है, तो सिंपली इसमें हम क्या करें, सिंपली क्या करें, वॉल्यूम ऑफ आइस से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर। अगर हम वॉल्यूम ऑफ आइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, मास मिल जाएगा। क्लियर। तो यही चीज हमें करना है। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू द लेंथ। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, ए आई इंटू लेंथ ही तो होगा। क्लियर। ठीक है। तो वॉल्यूम अगर हम बात करें तो वॉल्यूम क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ ऑफ द लाइन के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो पर यूनिट लेंथ मुझे कैलकुलेट करना है हर चीज। पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करने का मतलब क्या हो गया, ये आपका रो आई आ गया इंटू वॉल्यूम। आप क्या ले सकते हैं यहाँ पे, ए आई। यहाँ पे मैंने एरिया ले लिया। ठीक है ना। ये आपका क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होगा इसकी यूनिट, और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर में। बात समझने की कोशिश करिएगा। तो आप रो आई इंटू ए आई जब करेंगे तो रो आई इंटू ए आई की जो वैल्यू आएगी, इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आ जाएगी, रो आई इंटू ए आई, इसकी यूनिट क्या आ केजी पर जाएगी, मीटर, किलोग्राम केजी पर मीटर। मीटर। और यही चीज हमें कैलकुलेट करना, हमें यही चीज कैलकुलेट करना कि पर यूनिट लेंथ आपका वेट क्या हो रहा है। तो इसीलिए हमने सीधे सीधे फोकस किया एरिया, इसलिए फोकस किया क्योंकि आप यहाँ पे अगर मान लो लेंथ 1 मीटर ले लिया, पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हो गया, लेंथ अगर आपने 1 मीटर ले लिया और आपने 1 मीटर लेने का मतलब पर यूनिट लेंथ ही हो गया वो। आपने 1 से अगर एरिया मल्टीप्लाई किया तो आपको वॉल्यूम मिल गया, यानी 1 मीटर ही मिला ना वो। आपने पर यूनिट लेंथ ही निकाला, 1 मीटर का मतलब हो गया पर यूनिट लेंथ। क्लियर। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम भी उतना ही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपका यूनिट क्या आ गया, किलोग्राम पर मीटर। ठीक है। तो कुछ करना नहीं है आपने, आपको क्वेश्चन में हमेशा डेंसिटी दी रहेगी और सिंपली रो आई ए आई की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, पाई टी इंटू डी प्लस टी, किलोग्राम पर मीटर। और ये आपका किलोग्राम पर मीटर में आया है। ठीक है। इसको हम डब्ल्यू आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डब्ल्यू आई की वैल्यू आ गई रो आई इंटू पाई टी इंटू डी प्लस टी, किलोग्राम पर मीटर। इसी को अगर आपको न्यूटन में चेंज करना होगा तो सिंपली आपको ग्रेविटेशन मल्टीप्लाई करना होगा। तो यानी यहाँ पे आपका जो वेट है वो किलोग्राम पर मीटर में। क्लियर है चीज। ठीक है। जब आइस का वेट ये है तो आइस का वेट क्या होगा, कहाँ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, यही तो आएगा। अगर मैं डब्ल्यू आई की बात करूं तो डब्ल्यू आई क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। और आपका जो कंडक्टर का वेट है वो भी क्या हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड ही है। अगर मैं कंडक्टर के वेट की बात करूं तो कंडक्टर का वेट भी क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड ही है, डब्ल्यू। ठीक है। जो डब्ल्यू की वैल्यू है वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड है, यानी आपका जो नेट वेट आ जाएगा वो क्या होगा, दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आई, आइस की वजह से भी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड, और प्लस वेट ऑफ कंडक्टर वो भी वर्टिकल डाउनवर्ड। तो दोनों सिंपली सम हो जाएंगे एंड टोटल वेट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आई के बराबर, वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर। तो इफेक्ट ऑफ आइस क्लियर है आपको, किसी कोई डाउट है इफेक्ट ऑफ आइस में, हेलो, किसी को डाउट है कोई, आगे बढ़े। नो सर। ठीक है। ये हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ आइस। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ विंड की। ठीक है। इफेक्ट ऑफ आइस मैंने ले लिया, अब इफेक्ट ऑफ विंड की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे क्या है, फिर से वही काम, कंडक्टर आपका है ये, जिसका डायमीटर स्मॉल डी है, कंडक्टर के ऊपर आइस की कोटिंग है जिसकी थिकनेस टी है।
ये ऑलरेडी ये है आपका, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है कि विंड का जो प्रेशर पड़ रहा है, ये आपका कंडक्टर है, ये कंडक्टर का मतलब ऐसे है, ये कंडक्टर आपका, अगर लॉन्गिट्यूडिनल भी देखें ये है, तो आप अगर 3D में देखें तो विंड का प्रेशर ऐसे ही पड़ेगा, यानी जो विंड की वजह से आपका प्रेशर पड़ रहा है वो क्या पड़ेगा, ट्रांसवर्स नेचर में होता है, ये तो क्लियर है ना सबको। जो मैक्सिमम इफेक्ट आता है विंड का वो ट्रांसवर्स नेचर में आता है, क्लियर। ये हमारा विंड का प्रेशर पड़ रहा है इस पे, क्लियर। तो विंड का जो प्रेशर पड़ता है वो ट्रांसवर्स नेचर में मैक्सिमम प्रेशर होता है, यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो ये थिकनेस टी है, क्लियर, ये भी थिकनेस टी है, और ये डायमीटर डी है, क्लियर। और विंड का प्रेशर ऐसे पड़ रहा है, तो विंड प्रेशर की वजह से जो फोर्स एग्जर्ट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे ही डायरेक्शन होगा, यानी अगर हम वेट के टर्म में बात करें तो W ड्यू टू द विंड जो आपको मिलेगा पर यूनिट लेंथ, ये आपको वेट पर यूनिट लेंथ यानी फोर्स की तरह काउंट करेगी कि वेट भी एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। तो यहाँ पे विंड की वजह से जो आपको फोर्स मिलेगा वो विंड के प्रेशर की वजह से मिलेगा, तो उसको हमने W के टर्म में लिख लिया, क्लियर। यानी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है विंड की वजह से जो प्रेशर की वजह से, विंड के प्रेशर की वजह से जो फोर्स आ रहा है W, इसको हमें कैलकुलेट करना है, और इसकी भी यूनिट मुझे किलोग्राम पर मीटर में ही रखनी है। तो कैसे करेंगे इसको, तो सिंपली देखो, मान लो कि विंड प्रेशर, अगर मान लिया मैंने, तो विंड प्रेशर क्या है यहाँ पे, P है, और P की वैल्यू क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही तो होता है हमारा, क्लियर। फोर्स पर यूनिट एरिया, अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो फोर्स क्या हो जाएगा, P इंटू ए, क्लियर। और एरिया, एरिया मुझे कैसा लेना है कि पर यूनिट लेंथ मुझे एरिया मिले, क्लियर। तो ट्रांसवर्स नेचर में जो पर यूनिट लेंथ एरिया होता है, देखो इसको कैसे हम मतलब एग्जामिन करते हैं, ये समझ लो ना कि ये आपका 3D व्यू है मान लो, ठीक है। ओवरऑल जो ये आपका थिकनेस है वो D+2T है, ठीक है। और अगर कंडक्टर के बारे में हम देखें तो ये आपका D+2T है, और इस पे आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विंड का प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि इस D+2T पोर्शन में विंड प्रेशर आपको एग्जर्ट हो रहा है D+2T उसमें, क्लियर। और अगर मैं कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर मान के चलूं, यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर अगर आपका 1 मीटर है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ मुझे कैलकुलेशन करना है। पर यूनिट लेंथ कैलकुलेशन करने का मतलब ये हो गया कि ट्रांसवर्स नेचर में मुझे ये कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स नेचर में आपका विंड प्रेशर आप लिख सकते हो, विंड प्रेशर हैज ट्रांसवर्स लोडिंग, आप ऐसे भी बोल सकते हो इसको कि ट्रांसवर्स लोडिंग होती है इसकी, क्लियर। उसकी वजह से जो आपको एरिया दिखेगा वो एरिया, यानी अगर मैं बात करूं जो ट्रांसवर्स नेचर की वजह से AW की वैल्यू आ रही है वो क्या होगी, ये आपका एक मतलब रेक्टेंगुलर की तरह बिहेव करेगा, ये एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा, जिसमें रेक्टेंगल का आपको एक साइड D+2T है, दूसरा साइड L के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा D+2T इंटू L के बराबर। लेकिन हमें क्या निकालना है, एरिया पर यूनिट लेंथ, तो AW/L की वैल्यू क्या आ जाएगी, D+2T के बराबर, क्लियर है चीज, ठीक है। और इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें जो विंड की वजह से जो वेट मिलेगा, मतलब विंड लोडिंग की अगर मैं बात करूं, तो विंड लोडिंग की जो वैल्यू हो जाएगी, या विंड वेट की जो वैल्यू हो जाएगी, वेट हम वर्ड इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि जनरली वेट का जो सिग्निफिकेंस होता है ना वो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से हम मान के चलते हैं, जबकि विंड लोडिंग जो है वो प्रेशर की वजह से है, इसलिए विंड लोडिंग जो है उसको हम W एज्यूम करेंगे, और W की वैल्यू क्या होगी, P इंटू जो आपने AW की वैल्यू निकाली, AW पर यूनिट लेंथ, और ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, P इंटू आपका AW की वैल्यू आ गई D+2T के बराबर। तो आप ये कह सकते हैं W की जो वैल्यू होगी वो विंड प्रेशर
इंटू डी प्लस टू के बराबर होगा, और इसकी जो यूनिट आएगी वो आपकी न्यूटन में ही आएगी। क्लियर? ठीक है, इसकी जो यूनिट आएगी वो न्यूटन पर मीटर में ही आएगी। क्लियर? पर यूनिट नहीं निकाला था ना हमने, तो ये यूनिट आएगी, क्योंकि आपको भी पता है कि जो प्रेशर का यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। क्लियर? और आपको जो वेट है, वेट में आप जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी यूनिट भी क्या आ जाएगी? न्यूटन में ही आ जाएगी, क्योंकि किलोग्राम में मास में अगर आप जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी यूनिट न्यूटन हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा, अब ओवरऑल इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल इफेक्ट में आपने क्या देखा, देखना है यहाँ पे, मैं ओवरऑल फेजर डायग्राम बना रहा हूं। आपका ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो नेट वेट आ रहा है वो W प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू के बराबर, यानी वेट ऑफ कंडक्टर प्लस वेट ऑफ आइस, W प्लस डब्ल्यू आई के बराबर है, सॉरी, W प्लस डब्ल्यू आई के बराबर है, यानी वेट ऑफ कंडक्टर प्लस आइस वेट जो है, यानी आइस के लोडिंग की वजह से जो वेट मिल रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड, और विंड के प्रेशर की वजह से जो ट्रांसवर्स नेचर में है वो कंडक्टर पे परपेंडिकुलरली अपना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, और उसका डायरेक्शन क्या है? विंड के कंडक्टर के शेप के ठीक परपेंडिकुलर, यानी वो पूरा का पूरा ट्रांसवर्स में पूरी की पूरी विड्थ को कवर करता है। उसी बेसिस पे हम मैक्सिमम की वजह से लोडिंग निकाल पाते हैं, इसलिए हमने टोटल विड्थ वहां पे लिया है डी प्लस टू टी, और ये क्या है मेरा? डब्ल्यू डब्ल्यू। क्लियर? ये विंड की वजह से निकाला हमने। ओवरऑल जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा? इन दोनों का फेजर सम, यानी एक्चुअल रेट ऑफ या एक्चुअल लोडिंग ऑफ कंडक्टर हो जाएगा, वो इन दोनों का सम हो जाएगा। क्लियर? इन दोनों का सम का मतलब क्या हो गया? आप क्या लिख सकते हैं? इफेक्टिव लोड, तो इफेक्टिव लोड एक्टिंग ऑन कंडक्टर, एक्टिंग ऑन कंडक्टर। अगर मैं आइस का इफेक्ट और विंड का इफेक्ट दोनों काउंट करूं तो डब्ल्यू ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट, यही तो होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आई का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू का स्क्वायर, ये आपका इफेक्टिव लोडिंग आ जाएगा पर यूनिट लेंथ। क्लियर? ठीक है, तो ये आपको इफेक्टिव लोडिंग मिल गई, जो क्या होगी? अंडर रूट डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू स्क्वायर के बराबर। ये एंगल अगर मान लो मैंने थीटा मान लिया, इस एंगल को अगर मैंने थीटा मान लिया, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? फ्रॉम द फेजर tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan थीटा आ जाएगा y बाई एक्स, यानी y की वैल्यू क्या है? डब्ल्यू 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 अपॉन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आई, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा ये, तो डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आई आ जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan इनवर्स डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आई। ये इसलिए बता रहा हूं मैं, इसका रोल है, क्या रोल है मैं बताता हूं। देखो यहाँ पे हम तो डब्ल्यू ई की वजह से पूरा कैलकुलेशन करेंगे, डब्ल्यू ई की वजह से हमने कैलकुलेट किया तो हमें एस मतलब जो आपका सैग है, सैग डी, वो हमें मिल जाएगा, ये सैग डी की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन क्या ये एक्चुअल वैल्यू होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें सैग निकालना है क्या? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी वर्टिकल के रिस्पेक्ट में हमें वर्टिकल सैग निकालना। तो यहाँ पे अगर सैग के दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक आपका हॉरिजॉन्टल ड्यू टू द विंड प्रेशर के अलावा, और दूसरा ड्यू टू द वेट ऑफ कंडक्टर। लेकिन जो ओरिजिनल सैग होता है वो क्या होता है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही तो होता है, यही तो होता है सैग। अगर हम देखें सैग को, तो सैग हमारा ये होता है ना, ये मेरी सैग होती है, क्लियर? यानी वर्टिकल डिस्टेंस हम निकालते हैं, तो डब्ल्यू ई की वजह से जो सैग मिला मुझे वो डी मिला। तो अगर सैग निकालना है तो वर्टिकल सैग की वैल्यू क्या हो जाएगी? वर्टिकल क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, डी का वो कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इसकी वजह से डी मिला, ठीक है, इसकी वजह से क्या मिला? आपको डी मिला। आपको पता है कि
जो वर्टिकल एंगल है वो थीटा के बराबर है, तो डी का वो कंपोनेंट जो वर्टिकल लोडिंग को यानी डायमेंशनल लोडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हो वो आपका होता है वर्टिकल सैग, तो डी कॉस थीटा के बराबर हो जाना। जनरली क्वेश्चन में यही पूछा है कि वर्टिकल सैग की वैल्यू क्या होगी, तो ये चीज हम गड़बड़ कर देते हैं, हम डी की वैल्यू कैलकुलेट करके चले आते हैं, जबकि वो आंसर नहीं होता, हमें क्या निकालना होता है, डी कॉस थीटा की वैल्यू, वर्टिकल सैग की वैल्यू निकालनी होती है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता भी है, कभी कभी नहीं पूछता है, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है कि वर्टिकल सैग पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है। क्लियर? ठीक है, तो ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल अप्रोच है और ये पूरा का पूरा इफेक्ट सैग के कैलकुलेशन के लिए काउंट कर लिया गया है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा कि इफेक्ट ऑफ आइस और इफेक्ट ऑफ विंड क्या होता है। ठीक है, कोई क्वेरी है?